हे दोस्तों, ये इमेज देखो। ये पुरानी ट्रेन्स, ये नई ट्रेन्स, ये पुराना प्लेटफॉर्म, ये आज का हमारा प्लेटफॉर्म, ये पुरानी किताब, ये आज की किताब, ये 19th सेंचुरी और उससे भी पुराने आर्किटेक्चर्स को देखो और आज के आर्किटेक्चर्स को देखो। ये पुराने नल को देखो, ये आज के नल को देखो। क्या आपको भी मेरी तरह ऐसा लग रहा है कि यार जो पुरानी चीज़ें थी वो कितनी मैजेस्टिक थी, कितनी ब्यूटीफुल थी, कितनी डिटेलिंग थी उसके अंदर, दे वर अलाइव। आजकल की चीज़ें एस्थेटिकली थोड़ी बहुत सही तो दिखती है, बट कहीं ना कहीं लाइफलेस और फास्ट भी लगती है। क्यों ऐसा लगता है कि पुरानी चीज़ों में तो कुछ अलग बातें थी और आज शायद सिर्फ स्पीड में जल्दी जल्दी काम हो रहा है। आपको पता है, कुछ दिन पहले मैं अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था और ये अचानक से मोबाइल हैंग हो गया। मतलब नया मोबाइल ही लिया हूँ, महंगा मोबाइल है यार, और मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गया कि यार ये इतना जल्दी हैंग क्यों हो रहा है। मतलब मैंने स्क्रॉल किया, अलग अलग बटन्स दबाए, कुछ नहीं हो रहा था। तो अब मैंने फाइनली क्या किया, अपना ब्रह्मास्त्र यूज़ किया, हमारा अल्टीमेट ट्रबल शूटिंग मेथड। मैंने मोबाइल को बंद किया और वापस स्टार्ट किया, और जैसे ही मोबाइल रीस्टार्ट हुआ सब कुछ वापस से सही हो गया। अभी एक जो एग्जाम्पल है ना, और वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हम सबके लिए भी, कि कई बार हम नोटिस करना, हम भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे मैं अपने ऐप्स यूज़ करने की कोशिश कर रहा था मोबाइल में, बट ऐप्स चल नहीं रहे थे, मोबाइल हैंग हो गया था। वैसे हम भी कई बार लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने का, लेकिन कुछ तो चीज़ें होती है जो हो नहीं पा रही होती है और हम उसके जैसे स्टक फील करने लगते हैं। हमें लगता है यार कुछ हो क्यों नहीं रहा है। ऐसे टाइम पे भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ज़्यादा परेशान होने के बजाय सीधा रीसेट बटन दबाए, अपने आप को रीसेट कर ले, ताकि फिर वापस से एक नई शुरुआत और एक नई सेटिंग के साथ हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके और जो हम चाहते हैं, चाहे अपनी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, वो सारी चीज़ें होने लग जाए। अभी देखो, नए साल को अराउंड 2 महीने कुछ बचे हैं, उससे भी कम बचे होंगे, लेकिन ये जो टाइम बचा है ना, वो इनफ टाइम है अपने आप को वापस से रीसेट करने का। क्योंकि मुझे पता है इस साल भी हम में से कई सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोची होगी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जैसा हम चाह रहे थे, जो चीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, वो शायद हो ना पाई हो और हम अगेन स्टक फील कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इससे पहले कि नया साल स्टार्ट हो, हम अपने आप को वापस से रीसेट कर ले, एक नई शुरुआत करना चालू करें, एक नए जोश, नए सिस्टम के साथ, ताकि हमारा आने वाला नया साल बेस्ट हो सके। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे आप भी अपने आप को रीसेट कर सकते हो, वो भी 60 दिन या उससे भी कम टाइम में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूँ। मैं शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आपको अपनी रिचनेस को ही, द न्यू रिच और न्यू पुअर को समझ के अपने आप को रीसेट करना चाहिए, और ये करने के पीछे का साइंस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों हम लोग कई बार फोन की तरह हैंग हो जाते हैं, स्टक फील करते हैं और जो हम चाहते हैं वो हो नहीं पाता, कैसे हम इस चीज से लड़ सकते हैं। और मैं एक 3 स्टेप का सिंपल सा सिस्टम आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी हेल्प से आज इस वीडियो को खत्म होने से पहले तक आप अपने आप को रीसेट करना सीख जाओगे। और ये सब बताने के लिए जिस किताब की मैं हेल्प लेने वाला हूं, उसका नाम है द शैलोज, जो कि बहुत ही अमेजिंग बुक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1, न्यू रिच वर्सेस न्यू पुअर। आपको पता है, अभी है ना, रिचनेस की एक न्यू डेफिनेशन आ रही है मार्केट में, और आने वाले टाइम में ये रिचनेस ही मैक्सिमम लोग मानेंगे। देखो, अब रिच सिर्फ वो इंसान नहीं है जिसके पास पैसे है, अब नया रिच वो होगा जिसके पास पैसे है, लेकिन उसके साथ साथ है डेप्थ। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ जिम, फोटोज खिंचाने के लिए नहीं जाता है, बल्कि वो अपने आप को मेंटली डिसिप्लिन बनाने के लिए जाता है, अपने आप से लड़ने जाता है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ शैलो रिलेशनशिप में नहीं रहता है, जो डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स में जाता है, जो सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा है, बल्कि एक्चुअल में दुनिया की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। ये लोग ही न्यू रिच कहलाएंगे, जिनकी लोग इज्जत करेंगे, जिनकी कि आप में हम सब इज्जत करेंगे। जबकि पता है न्यू पुअर कौन बनेगा? न्यू पुअर वो लोग बनने वाले हैं जो लोग डिस्ट्रैक्टेड है, जो लोग किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे, बस कभी यहाँ से वहाँ, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे कूदते जा रहे हैं, जो किसी चीज़ के लिए स्टैंड नहीं करते, जिनका खुद का कोई वजूद नहीं है। ऐसे लोग न्यू पुअर रहेंगे। और ये सब भी छोड़ो, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके सामने फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, जिनमें से एक को आपको हायर करना है। एक जो लड़का है वो ऊपर से एआई की नॉलेज रखता है, उसने बहुत सारी रील्स देख के रखी है, कई सारे टेम्पलेट सेव करके रखे हैं उसने, लेकिन दूसरा बंदा जो है उसको एआई के बारे में डेप्थ में नॉलेज है। शायद 2-3 टूल्स ही उसको आते हैं, लेकिन इतने अच्छे से आते हैं कि वो बड़े से बड़े लोगों को वो टूल सिखा सकता है। तो आप बताओ, इन दोनों में से ज़्यादा बच्चा कौन वैल्यूबल होगा, कौन आपकी कंपनी को ज़्यादा ग्रोथ देगा? वही बच्चा जिसने एक्चुअल में एआई को डेप्थ में समझा है, सीखा है, जिसने काफ़ी मेहनत से कोर्सेज लिए हैं या फिर अपना टाइम लगा के वो स्किल्स को एक्वायर किया है, ना कि सिर्फ 5-6 टूल्स उसने सेव करके रखे हैं जो उसको मालूम है कि इससे ये होता है, उससे वो होता है। और ये सब छोड़ो, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे सामने भी अभी फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं, दोनों मुझे बोलते हैं कि सर मुझे हायर कर लीजिए, मैं आपके लिए वीडियोस बना के दूंगा। अब पहला जो बच्चा है वो बुक को ऊपर से जानता है, ऊपर से शायद उसको कुछ किताबों के नाम पता है,
लेकिन जैसे ही मैं उससे एक किताब की बात पूछूं डेप्थ में कि कौन सी किताब पढ़ी है तुमने, इसमें से 3 लेसन बता दो जो तुमने सीखे हैं, या फिर एक लेसन भी बता दो, और वहाँ वो अटक जाए। वहीं पर अगर दूसरा बच्चा है जो बोल रहा है कि मुझे बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है और उसने सच में डेप्थ में बुक्स जाके पढ़ी है, या फिर ऑडियो बुक सुनी है, या फिर इतने वीडियोस देख के नोट्स बनाए हैं कि उसको उस बुक का पूरा क्रक्स अच्छे से पता है, आप बताओ मैं किसको हायर करूंगा? ऑब्वियसली सेकंड बंदे को, क्योंकि उसके अंदर डेप्थ है। वो दूसरे बच्चे की तरह सिर्फ शैलो बात नहीं कर रहा कि हाँ मुझे बुक्स पसंद है, बट एक्चुअल में उसने कभी बुक पढ़ी ही ना हो, ऑडियो बुक ना सुनी हो, ना कभी नोट्स बनाए हो। बिकॉज ऐसे लोग हैं ना, यूजुअली ये लोग हमेशा डोपामिन चेसर होते हैं। और यही आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोपामिन एंड इंफॉर्मेशन फॉर्जिंग। न्यूरो साइंस ना एक बहुत हार्ड हिटिंग फैक्ट बताता है। आपको पता है कई सारे लोग जिंदगी में सक्सेसफुल क्यों नहीं है? आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो? अगर नहीं हो तो क्योंकि आपको सक्सेस चाहिए ही नहीं। आपके ब्रेन को ना सक्सेस नहीं चाहिए, उसको चाहिए डोपामिन। और डोपामिन तो उसको आराम से मिल जा रहा है मोबाइल स्क्रॉल करते हुए। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ अभी अभी मोबाइल के बाद हुई है, ये चीज़ बहुत पहले से चल रही है। पहले ज़माने में सर्वाइवल के लिए ना इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी थी। पुराने ज़माने में सर्वाइव करने के लिए जंगल में जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उतना चांसेस है कि आप सर्वाइव करोगे, कि जंगल में जानवर कितने हैं, कौन से पेड़ से फल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, कहाँ खतरा है कहाँ नहीं है। एक आदमी जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा उसके चांसेस भी ज़्यादा होंगे सर्वाइवल के। और ये चीज़ ने हमें सर्वाइव करने में एक्चुअल में हेल्प की है। लेकिन फिर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदलने लग गई, इस चीज़ ने एक नया इन्फॉर्मेशन का पोर्टल हमारे लिए खोल दिया, जिसके थ्रू अब हम अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन लेते रह सकते हैं। जिसको लेते रहते हैं और तो हमें लगता है कि यार हाँ ये चीज़ हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे लिए अच्छी है, बट एक्चुअल में अब ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है। और इसे ही बोलते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर्जिंग इंस्टिंक्ट। आज हम सब सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि बस अपने बोर्डम से लड़ने के लिए स्क्रॉल करते हैं। सुबह उठो तो उसके बाद फ़ोन यूज़ करना है, रात में सोने जाओ तब मोबाइल यूज़ करना है, और गलती से रात में उठ भी गए तो फिर भी मोबाइल यूज़ करना है और चेक करना कि यार कोई मैसेज तो नहीं आ गया। जैसे सच में हमारा सर्वाइवल इस पे डिपेंडेंट है। जो ऑथर निकोलस कार बोलते हैं ना कि वी क्रेव इन्फॉर्मेशन द वे वी क्रेव सेक्स। हर बार जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है ना तो डोपामिन का एक छोटा सा एक्सप्लोजन हमारे ब्रेन में होता है, हमें मज़ा आता है और हम फिर वापस से उस प्लेजर के लिए बार बार इन्फॉर्मेशन लेने लगते हैं और एक इन्फॉर्मेशन एडिक्ट बन जाते हैं। और इसी के ऊपर स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट ने एक शॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी किया था। उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप था हैवी मल्टीटास्कर्स का, जो दिन भर टैब्स, कॉल्स, नोटिफिकेशन के बीच में जंप करते थे यहाँ से वहाँ, और एक था लाइट सिंगल टास्कर का, जो फोकस्ड वर्कर्स थे, आप बोल सकते हो, एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम करने वाले। इन दोनों को ही 6 सिंपल मेंटल टेस्ट दिए गए, जैसे फॉर एग्जांपल इग्नोरिंग डिस्ट्रैक्शन, स्विचिंग टास्क फास्ट, रिमेंबरिंग शॉर्ट इन्फो, स्टेइंग फोकस्ड फॉर लॉन्ग, अवॉइडिंग रैंडम रिएक्शन और हैंडलिंग 2 थिंग्स एट अ टाइम, मतलब मल्टीटास्किंग। और आपको पता है सबसे शॉकिंग बात क्या थी? ये जो मल्टीटास्कर्स थे वो ऑब्वियसली इस टेस्ट में हार गए, और इवन वो मल्टीटास्किंग में भी हार गए। मतलब जो चीज़ वो हमेशा करते हैं उस चीज़ को भी उन्होंने अच्छे से नहीं किया, जबकि फोकस्ड इंसान ने मल्टीटास्किंग भी अच्छा किया जब करने की ज़रूरत पड़ी। और ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज जो हैवी मल्टीटास्कर्स थे ना, उनका ब्रेन हर छोटी वाइब्रेशन, हर छोटे पॉपअप पे रिएक्ट कर रहा था। बेसिकली दे वर सकर्स फॉर इररिलेवेंसी। हर एक चीज़ उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। और कई बार ना बुरी बात यह है ना कि कई बार लोग इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और स्टडी हुई थी जिसके अंदर उन्होंने जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनसे पूछा कि आप काम के दौरान कितना टाइम ईमेल खोलते हो? तो उन्होंने बोला कि ये हर घंटे शायद 2 से 3 बार खोल लेते होंगे। लेकिन जब उनको स्टडी करा गया, आई ट्रैकिंग लगाई गई ना, तो मालूम पड़ा कि वो लोग हर घंटे 20 से 30 बार ईमेल्स खोल रहे थे। एक एवरेज एडल्ट से भी ऐसे जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है आप कितनी बार मोबाइल यूज़ करते होंगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ इतना ही 20-30 बार करते होंगे दिन में, 40 बार करते होंगे। लेकिन जब एक्चुअल में स्टडी करी गई तो मालूम पड़ा कि वो लोग, एक एवरेज एडल्ट अपने फ़ोन को 160 बार चेक करता है दिन में, मतलब हर 6 मिनट में एटलीस्ट एक बार। और अगेन ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, बिकॉज अगेन न्यूरो साइंस बताता है हमारे ब्रेन की मेमोरी एक टाइम पे 4 से 7 चीज़ें ही होल्ड कर सकती है। उससे ज़्यादा करेंगे तो जैसा मोबाइल हैंग हो जाता है वैसे हम भी हैंग हो जाते हैं, मेंटली ओवरलोड हो जाते हैं। और यही चीज़ आज मैक्सिमम लोगों के साथ हो रही है, जबकि पुराने टाइम ऐसा नहीं था। एक टाइम था जब ह्यूमैनिटी के पास डेप्थ थी। अगर वो लोग एक बिल्डिंग बनाते थे तो वो बिल्डिंग बनाने में उनको सालों लगते थे। वो लोग सालों घुस के अच्छे से डेप्थ में बिना डिस्ट्रैक्शन के उस चीज़ पे काम करते थे, एक ही चीज़ पे डिस्ट्रैक्शन फ्री रह के काम करते थे, जिस वजह से हिस्ट्री में ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स बने हैं जिनकी आज भी लोग तारीफ करते हैं कि यार उस टाइम पे ये चीज़ कैसे बन गई। लोगों को लगता है पॉसिबल कैसे हुआ। वेल सच बोलो तो क्यों पॉसिबल हुआ पता है? क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं था, क्योंकि उनके पास उतने डिस्ट्रैक्शन नहीं थे। वो लोग घुस के काम करते थे, डेप्थ में काम करते थे, जिस चीज़ में ह्यूमन हम मास्टर्स हैं। बट आज हमने उसी मास्टरी को शैलो कर दिया है। और पता है ये सब चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई? कौन सी थी वो पहली टेक्नोलॉजी जिसने हमारे ब्रेन को रिवायर करना स्टार्ट किया मोबाइल से पहले? वेल शायद आप गेस ना कर पाओ। सबसे पहली चीज़ जिसने हमारे ब्रेन को रिवायर करना स्टार्ट किया वो था राइटिंग। यस, जब ना लिखना इन्वेंट हुआ ना
कि आप अपने आइडिया को एक पेपर पे लिख सकते हो। उससे पहले तक लोग है ना पोएम्स और ये सारी चीजें याद करते थे, रिसाइट करते थे और याद रखते थे दिमाग में। लेकिन फिर जब राइटिंग की प्रथा स्टार्ट हुई तो उसके बाद सोक्रेटिस ने बोला कि अब सब लोग लेजी हो जाएंगे, अब कोई चीजें याद नहीं रखेगा, सब लिख के रखेंगे। अब सोक्रेटिस को लगा था कि लिखना बुरी चीज होगी, लेकिन एक्चुअल में वो जो रिवायरिंग हुई थी लिखने वाली, वो हमारे लिए बहुत बेटर साबित हुई। क्योंकि इंसान जब लिखता था तो वो डीप एनालाइज करके लिखता था, सोचता था, रिफ्लेक्शन करता था। और सॉलिट्यूड में बैठते थे जो लोग, वो रीडिंग से सीख पाते थे बहुत सारी नॉलेज। राइटिंग के बाद ही फिर आई रीडिंग। साइंस कहता है जब भी कोई स्टोरी आप पढ़ते हो तो हमारे ब्रेन उससे रिलेटेड इमेजिनेशन करता है और उसको ऐसी एक्सपीरियंस होता है जैसे कि वो एक्सपीरियंस आपने किया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इलॉन मस्क की स्टोरी पढ़ते हैं तो उसकी स्टोरी से कहीं ना कहीं इमेजिनेशन के थ्रू एक मेमोरी बनती है और वो मेमोरी हमें भी इलॉन मस्क की तरह बनने में हेल्प करती है। एक मेंटल सिमुलेशन होता है जो हमें बेटर बनाता है। आपको पता है भगत सिंह को भी रीडिंग का बहुत ज्यादा शौक था। वो जब अपने रिश्तेदार के वहां जाते थे तो कई बार किताबें जेब में भर भर के लेके आते थे जिससे उनकी जेब फट जाती थी। शायद वो रीडिंग ही वो रीजन था जिसकी वजह से वो मेंटली फ्रीडम की तरफ जा पाए और वो एक एक्चुअल में फ्रीडम फाइटर भी बने, एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया। बट आज ये सारी चीजें क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम लोग है ना आज सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रहे हैं और वो है न्यूनेस, कुछ नया। कई बार लोग नीचे कमेंट करके भी मुझे बोलते हैं कि भाई आप कुछ नया क्यों नहीं लाते, कुछ नया क्यों नहीं लाते। देखो सच बात यह है ना कि पिछले 8-10 साल में मैंने नई न्यूनेस को बहुत चेस किया है। बट सच बोलूं जितने भी रिजल्ट्स मैंने क्रिएट किए हैं वो मैंने तभी किए हैं जब मैंने पुरानी बातों को रेगुलरली अप्लाई किया, तब जाके मुझे मेरी लाइफ में ज्यादा रिजल्ट्स मिले, ना कि नई नई बातें सीखने से। और अब तो मैंने एक रूल बना लिया है। पहले कैसा था ना कि जब भी कोई मुझे बात बोलता था और अगर मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बात तो सुनी सुनाई है, तो मुझे पता है, तो मैं उसको इग्नोर करता था। मैं बोलता था कि चल कुछ नया बता, ये तो मुझे पता है, मैंने ये किताब में इस चीज को पढ़ के रखा है। लेकिन अब मुझे कोई बात बोलता है ना बिजनेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो मैं उसका जो तराजू है ना वो न्यूनेस से तोलता नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ ट्रूनेस से कि यार ये बात कितनी सच है और क्या ये सच बात को मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ। अगर हाँ तो शायद मैं उस बात को अवॉइड कर दूं, बट अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं पक्का और गौर से सुनता हूं कि हाँ भाई और बोल, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना उस बात को वापस से रिपीटेशन में सुनूंगा उतना ज्यादा मेरा सबकॉन्शियस ट्रेन होगा, उतनी ज्यादा मेरी प्रोबेबिलिटी होगी कि मैं उस बात को अप्लाई कर पाऊंगा। इसीलिए आपके लिए भी ये रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, न्यूनेस नहीं ट्रूनेस की तरफ जाओ। और वो जब तक ट्रूनेस आप अपने अंदर नहीं बैठाते हो तब तक उन्हीं सेम बातों को सुनते रहो जो शायद आपने 1000 बारी क्यों ना सुनी हो। क्योंकि न्यूनेस आपको सिर्फ डोपामिन देगा लेकिन ट्रूनेस आपको रिजल्ट्स देगा। अगेन सवाल यही आता है कि अब इस न्यू रिच की तरफ हम कैसे जाए, अपने आप को रीसेट कैसे करें अगले 60 दिन या उससे भी कम टाइम में। वेल न्यूरल पाथवे की स्टडीज बताती है कि कई बार हमें 21 डेज मिनिमम या 6 से 8 हफ्ते लगते हैं न्यू न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए। और इसमें आपको करना क्या है? वेल एकदम सिंपली बताऊंगा। मुझे पता है आपने ये चीज़ बहुत बार सुनी है, बट फिर भी सुनो अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो। और अगर आप ये चीज़ करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। पहली चीज़ जो आपको करनी है अपने आप को रीसेट करने के लिए वो है गो डीप इन वन गुड हैबिट। वो हैबिट क्या हो सकती है? रीडिंग की हैबिट हो सकती है, कोई स्किल सीखने की हैबिट हो सकती है, जिम जाने की हैबिट हो सकती है। कोई भी एक स्किल पकड़ो, कोई भी एक चीज़ पकड़ो, लेकिन उसमें डेप्थ में जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि बुक्स बहुत पावरफुल चीज़ है तो बुक को सिर्फ ऊपर से एक रील देख के कि भाई 60 सेकंड में ये समरी देखने के बजाय, सिर्फ 10 मिनट की मेरी समरी देखने के बजाय आप वो देखो, अच्छी बात है, लेकिन उससे इंस्पायर होने के बाद बुक खरीदो, ऑडियो बुक सुन लो या और अलग तरीके से उसको और ज़्यादा टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स दो। जितना आप उसमें डेप्थ में घुसोगे उस किताब में उतना आप उस किताब की बातें अप्लाई कर पाओगे, समझ पाओगे गहराई में। सो गो डीप। इससे जो आपको डोपामिन मिलेगा ना वो शायद रील देखने से कम मिलेगा, लेकिन इससे आपका ब्रेन डेवलप होगा और आप भी। सेकंड चीज़ है नेचर एंड सॉलिट्यूड। कभी कभी है ना अपने मोबाइल को, हर एक चीज़ को साइड में रख के सॉलिट्यूड में, अकेले में बैठो, साइलेंस में बैठो। कभी शायद से स्काई देखो आराम से बैठ के, कभी कोई ट्रीज को देखो, कहीं कोई वॉक पे चले जाओ बिना मोबाइल के। बिकॉज रिसर्च बोलती है ना कि नेचर स्टोर्स अटेंशन रेसिड्यू, साइलेंस हील्स फोकस। आपका जो अटेंशन रेसिड्यू है ना, जो कई बार यहाँ वहाँ भटकने पे वो छूट जाता है, वो आज आने लग जाता है जब आप नेचर के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करते हो। और थर्ड है एनालॉग मोड। अगेन मोबाइल को थोड़ा सा साइड में रख के पेन और पेपर लेके, मैं देखो हमेशा ना कुछ लिखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। इसमें तो कुछ इतना दिख रहा नहीं होगा आपको, लेकिन हमेशा मैं स्क्राइबिंग ये सारी चीज़ें करता रहता हूँ। तो आप भी है ना हाथ से लिखना स्टार्ट कर सकते हो। इससे आपकी मेमोरी कंसोलिडेशन बढ़ेगी। आपके थॉट्स जब ब्रेन से पेपर तक जाएंगे ना तो वो आपके माइंड को ऑटोमेटिकली लाइट फील कराएगा। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और अगर आप चाहते हो कि ये राइटिंग, जर्नलिंग जो कि अपने आप में एक बहुत पावरफुल हैबिट है, इसके बारे में मैं डेप्थ में और कुछ चीज़ बताऊँ तो कमेंट में बता देना। इसमें मैं अच्छा से एक आपको डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें जब एक साथ, एक स्टेप बाय स्टेप भी अगर आप करते हो, एक के बाद एक करते हो, तो ये टोटली आपके ब्रेन को रीसेट कर देगा। 7 दिन तो करके देखो। 7 दिन करके आने के बाद मुझे कमेंट में बताना कि कैसा फील हो रहा है। अगर आपकी लाइफ इस चीज़ से नहीं बदलती है, अगर आपको अच्छा फील नहीं होता है, तो फिर मैं बोलता हूँ मेरा वीडियो देखना बंद कर देना। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें मैंने करी है और मैंने खुद नोटिस करा, इसमें बहुत पावर है। इसको करके देखो बस आप, ठीक है ना। देखो याद रखो, डोंट लिव इन द शैलोज, डाइव इनटू द डेप्थ, बिकॉज क्लैरिटी इजंट फाउंड, इट्स क्रिएटेड।
एम्प्टी द नॉइज, ग्रो द डेप्थ एंड हैप्पी रिसेट। और डेप्थ में जाने की बात चली रही है तो आपको मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हमारा जो पहले हमने ऑनलाइन वीडियो बुक्स OVB प्लेटफॉर्म लाया था, जहाँ आज 70 से ज़्यादा किताबों की वीडियो बुक्स अवेलेबल है, समरीज डिटेल्ड डेप्थ में जाके। अगर आप चाहते हो कि ऐसी अच्छी अच्छी किताबों को आप और डेप्थ में लेकिन ईजिएस्ट वे में सीख सको, तो हमने आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल प्राइस रखा है। हम लोग पहले ना जो वीडियो बुक्स बनाते थे, ऐसे बुक को वीडियो बुक में कन्वर्ट करते थे, वो हम लोग हजार रुपए में बेचते थे। लेकिन हमने अभी एकदम उसको चीप कर दिया है आप लोगों के लिए। सिर्फ 99 रुपीज़ में आप 70 से ज़्यादा किताबों की वीडियो बुक्स को देख सकते हो। ये बुक्स हमने बहुत मेहनत से, आपको लाखों रुपए डाल के इन्वेस्ट करके हमने ये आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। और इसका प्राइस हमने पहले हज़ारों रुपए में बेचते थे, अब सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में हम इसको दे रहे हैं, ताकि आप सब लोग इसका फ़ायदा उठा सको, ताकि आप सब ईजी तरीके से किताबों के डेप्थ में जा सको। इसका ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 लोगों के लिए अवेलेबल है 99 रुपीज़ में। उसके बाद ये हम 200 रुपये पर मंथ कर देंगे। तो इससे पहले कि वो 1000 लोग की सीट फिल हो जाए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाके आप हमारा समरी बोर्ड, जो ऑनलाइन वीडियो बुक्स था वो समरी बोर्ड हो चुका है, समरी बोर्ड का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ओनली 99 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें 70 से ज़्यादा ऐसी अमेजिंग किताबों की नॉलेज डेप्थ में दी गई हुई है, जो आप आराम से वीडियो फॉर्मेट में देख के कंज्यूम कर सकते हो, सीख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।